आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। डीड इज एक्चुअली द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सिंपल सी बात है कि अभी से फॉर एग्जांपल ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, तीन पार्टनर्स है। अभी ये तीन पार्टनर्स के बीच में ओरली एक दूसरे के साथ अगर बोल देते कि भाई ये काम करेगा, बी ये काम करेगा, सी ये काम करेगा, या फिर इतना इतना कैपिटल लेकर आए हैं, तो देखो फिर क्या होगा, कभी भी कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तभी एग्रीमेंट अगर नहीं होता है और आपने अगर ओरली डिसाइड कर दिया है, बना दिया है एक्चुअली, और वर्क का लोकेशन वगैरह डिसाइड कर दिया है और आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो जब कोई भी डिस्प्यूट होगा फ्यूचर में, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अभी सी फॉर एग्जांपल, ये जो सी है पार्टनर, वो कुछ फ्रॉड करके चला जाए, तो क्या करोगे? अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो जस्ट टेल मी, कुछ कर पाओगे? हाँ या ना? कहीं से कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं है, आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि उसने फ्रॉड किया या क्या किया। सो हम लोगों को रिटर्न, हमको दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम तीन पार्टनर्स हैं। सो देखो, वैसे तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट आप रिटर्न बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाओ तो चलता है, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, बट आप करवाते हो तो फायदा आप लोगों को ही है। ठीक है। सो पार्टनरशिप में हम ले लोगों को ये चीज ध्यान रखने की। चलो क्या लिखा है, डीड की डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड। दिस डीड और एग्रीमेंट कैन बी रिटन फॉर्म और ओरल, बट रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफरेबल और एडवाइजेबल। तो कि कभी भी इन फ्यूचर कुछ भी होता है, सो आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न एग्रीमेंट होगा। अब जानते हैं कि पार्टनरशिप, जब अपने को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनरशिप में, तो उस वक्त कौन से डीड में एग्रीमेंट्स और कौन सी डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेम एड्रेस ऑफ द फर्म। आप जो भी फर्म का नाम रखोगे, उसकी एड्रेस, उसका नाम वो लिखा हुआ होना चाहिए। ये डिटेल्स हैं, डिटेल्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। फिर नेम, एड्रेस, एज, टाइप, टेलीफोन नंबर ऑफ द पार्टनर्स। सो नेम, एज, टाइप, टेलीफोन, ये सब टेलीफोन नंबर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का। फिर है क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड द टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। देखो, पर्पस तो प्रॉफिट ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सोशल वेलफेयर में अगर पार्टनरशिप अगर कर रहे हो आप, कि भाई आप पार्टनर्स हो और आप सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कुछ कर रहे हो, उसको हम लोग में पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? पार्टनरशिप बिजनेस मतलब प्रॉफिट ही होना चाहिए उसका पर्पस। सो पर्पस और टाइप ऑफ बिजनेस, कि आप कैसे तरीकों का बिजनेस करोगे। फिर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि कब बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है, और ड्यूरेशन द फर्म, क्या बोल रही हूँ, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। देखो ड्यूरेशन यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी पार्टनर्स, ये जो ए बी सी पार्टनर्स हैं, वो तीन जने मिलकर 5 साल के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, 10 साल के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, समझे? सो ऐसे ड्यूरेशन भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं चाहे तो। सो वो भी आपको लेकर बताना पड़ेगा। फिर आ जाता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एक एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लेकर आया है वो बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना चार्ज किया जाएगा, उसके रिलेटेड भी मेंशन करना पड़ेगा, इफ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो, अदरवाइज नहीं। फिर है पार्टनर्स बोरोइंग, कितना बाहर से पैसा लेकर आया, बोरोइंग, और वो बोरोइंग पे इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, और उसके लिमिट्स, कि भाई एक पार्टनर इतना ही बोरो कर सकता है बाहर से पैसा, ये लिमिट तक, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने बोरो किया। ठीक है, सो वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। देन आ जाता है आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर। देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी पार्टनर्स हैं, अगर ये किसी को लोन दे रहे हैं,
तो कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, वो भी इधर मेंशन करना पड़ेगा। गिवन लोन गिवन बाय एनी ऑफ पार्टनर, कि भाई ए पार्टनर या बी पार्टनर लोन दे रहा है, तो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, ठीक है वो। फिर रेशियो ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, सो इनके बीच में रेशियो कैसा रहेगा, 1:1:1। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50,000 प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे अपने, सिंपल। और फिर जितना जितना पैसा आया उनको दे देंगे। अगर ऐसा हो 1:2:2, मतलब इनका टोटल कितना हुआ 5, मतलब इसका 1:5, इसका 2:5, इसका भी 2:5। समझ रहे हो, इसका टोटल है ना, टोटल गिन रहे हैं ना अपने, 1 रेशियो मतलब कितने हिस्से करने पड़ेंगे अपने को, तो हमको 5 हिस्से करने पड़ेंगे, मतलब इसको आएगा 10,000, इसको आएगा 20,000, और सी पार्टनर को भी 20,000 मिलेगा। समझे, ऐसे आ गया ना वो रेशियो में हम लोगों को। तो इनके बीच में आपस में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो है प्रॉफिट का, सो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा डीड में। समझ में आ रही है ना हर किसी को बात, क्या बोल रही हूँ मैं, एवरीवन? जी। फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ए पर्सन क्या काम करेगा, बी पर्सन क्या काम करेगा, सी पर्सन क्या काम करेगा। सो उसके रिलेटेड भी पहले से ही डीड में बता देना चाहिए भाई किसका किसका क्या क्या काम होगा। फिर डिटेल्स ऑफ सैलरी, से फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय वगैरह अपॉइंट करते तो उसकी सैलरीज क्या होगी, कमीशंस, या पार्टनर्स, पार्टनर है लेकिन उसको सैलरी दी जा रही है, अगर ऐसा भी होता है तो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डीड में, ये भी चीज़। या किसी पार्टनर ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी कमीशन, भई ऐसा होता है ना कि उसने ज़्यादा सेल्स करके दी, तो उसका कमीशन बनेगा इस चीज़ के ऊपर। तो वो कितना परसेंटेज, 2% कमीशन, 3% कमीशन सेल्स का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है प्रोविज़न ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, क्या होगा, किस तरीके से टैली में एंट्री करेंगे या खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। सो अकाउंटिंग पूरा का पूरा, उसके रिलेटेड सारे प्रोविज़न, सारे रूल्स एंड ऑल सब कुछ। फिर आ जाता है प्रोविज़न ऑफ पावर ऑफ फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट एंड बैंक फॉर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन। देखो, फर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करवाएँगे या फिर पार्टनर्स के नाम से बैंकिंग अकाउंट ओपन होगा? चेक पे साइन किसकी चलेगी? तीनों पार्टनर्स की चलेगी कि एक पार्टनर करेगा तो भी चल जाएगी? समझे? सो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा ना, ठीक है? फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो आप लोग है ना 12th स्टैंडर्ड में ये चीज़ है ना, 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे अकाउंट्स में, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन और वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन। अब आपको पता है कि गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, जिसको हम लोग देख नहीं सकते और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बट इट इज असेट, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। असेट है लेकिन इंटेंजिबल असेट। इसको है ना एक्चुअली मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है, इसका तरीका है कैलकुलेट करने का, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे। सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है कैलकुलेट करने के। जैसे एग्जांपल बताऊं तो सिंपल एवरेज मेथड है, फिर सिम वेटेड एवरेज मेथड है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो आप ये पूरे का पूरा 12th स्टैंडर्ड में आप सीखोगे प्रैक्टिकली, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो वो भी आपको इधर बताना पड़ेगा डीड के अंदर कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोविजंस ऑफ इंटरमीडिएटरी फॉर द सॉल्यूशन। देखो कभी भी कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाता है, कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं या क्या, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ सहमत नहीं है, तो उस वक्त कौन से चीज़ें आएगी, कौन से प्रोविजंस यहाँ पे हो सकते हैं कि भाई हम उसके रिलेटेड कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत किया, या फिर झगड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे उस वक़्त हम लोग। तो पहले से ही ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, समझे?
ये रिटन डीड है। बाद में चल के फ्यूचर में चल के कुछ भी हुआ और आपका ओरल अगर होगा एग्रीमेंट तो कुछ नहीं कर पाओगे भई। सो इससे पहले से ही तैयारी रखो। फिर आ जाता है साइनिंग अथॉरिटी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साइनिंग डॉक्यूमेंट्स पे जो किसकी सिग्नेचर चलेगी? ए पार्टनर की, बी पार्टनर की, कि सी पार्टनर की? सो उसके रिलेटेड भी आपको इधर डिस्क्लोज़ करना है, सारी चीज़ें बतानी है। फिर आ जाता है कि कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, जैसे ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। तो अभी डी पार्टनर को अगर एडमिशन करना हो, उसको वो भी चाहता है कि भई आपके साथ कंटिन्यू करना है बिज़नेस। तो ये डी पार्टनर आ सकता है तो उसके कौन से प्रोविज़न्स होंगे, कौन से रूल्स होंगे, उसको कितना कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, उसके कौन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसके रिलेटेड भी आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी पहले से ही। ये भी आप सीखोगे 12th स्टैंडर्ड में एक्चुअली। 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे एडमिशन ऑफ द पार्टनर चैप्टर आएगा आपका। प्रैक्टिकल सीखोगे पूरा। अकाउंटिंग कैसे आप इफ़ेक्ट दोगे, क्या करोगे, वो सब चीज़। फिर आ जाता है कि कोई भी पार्टनर ओल्ड पार्टनर कोई भी रिटायर हो गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी पर्सन है। सी पर्सन बोलता है यार मैं बहुत एज हो गया अभी मेरी, मैं ना 45 इयर्स का हो गया हूँ, अभी मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है बिज़नेस, मैं रिटायर हो रहा हूँ। या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या तो कुछ हो जाता है, तो उस वक़्त भी बाकी के पार्टनर्स क्या डिसीज़न ले रहे हैं, वो कैसे डिसीज़न ले सकते हैं, उसके रिलेटेड भी सारे प्रोविज़न्स पहले से तैयार होने चाहिए। समझे? लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फिर रिटायरमेंट जो भी पार्टनर रिटायर होगा, तो उसका कितना हिस्सा बनेगा, फिर अकाउंट्स कैसे चेंज होंगे, क्योंकि देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, अब जब हम लोग 12th में अकाउंट सीखेंगे ना, उस वक़्त। तो पूरा सब चीज़ें लिखी हुई है प्रैक्टिकली 12th स्टैंडर्ड के अंदर, आप करोगे धीरे-धीरे। देखो फिर बताया राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, तो किसका कितना राइट है, ड्यूटीज़ क्या-क्या है, वो उसका डिस्क्लोज़र चाहिए। फिर है प्रोविजंस फॉर द एडमिशन ऑफ माइनर पार्टनर। देखो माइनर पार्टनर वैसे तो नहीं आ सकता है, वो इल्लीगल है एक्चुअली, मतलब लीगल ही नहीं है। वॉइड बोलते हैं हम लोग कि भाई उसका एक्चुअली होता ही नहीं है माइनर पार्टनर कोई भी। लेकिन जैसे सी पार्टनर है, अभी सी पार्टनर की डेथ हो जाती है अचानक से, इसकी डेथ हो गई। तो इसका बेटा है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बिज़नेस में भी ठीक है, कभी-कभार आता-जाता था या क्या। तो सी पार्टनर के सन जो है, वो है 17 इयर्स का या 16 इयर्स का, लेकिन है बड़ा होशियार हाँ, काम कर सकता है बहुत अच्छा। तो अगर ए और बी पार्टनर्स चाहते हैं कि इसका सन बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, सी की जगह पर ले, तो हो सकता है। ए और बी पार्टनर अगर तैयार होते हैं तो। अगर ए, बी पार्टनर तैयार नहीं होते हैं, तो माइनर पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा, सिंपल। अगर तैयार होते हैं, तो देखो 16-17 साल है, मतलब 18 साल के बाद तो वो ऑफ़िशियली पार्टनर डिक्लेयर हो सकता है, समझे? तो ऐसे सारे केसेस में माइनर पार्टनर को लिया जा सकता है, उसके रिलेटेड प्रोविज़न्स। फिर है, अगर कोई भी फर्म आपको क्लोज़ डाउन करनी है, अभी ए, बी, सी का बीच में झगड़े हो गए, इनको क्या कर देना है क्या बोलते हैं अपने डिसॉल्व करना है, बंद कर देना है, वाइंड अप कर देना है बिज़नेस को। तो वाइंड अप करना भी आसान नहीं है, वाइंड अप करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। पूरे अकाउंट्स को क्लोज़ करोगे, किसका कितना कैपिटल बचा, कौन कितना लेकर जाएगा, और कोई भी लायबिलिटी अगर बाकी रहेगी, कोई आपने कर्ज़ा वग़ैरह उठाया हो, बोरोइंग्स ली हो आपने, तो उसको क्लोज़ करोगे सब कुछ, समझे? असेट्स कितने पड़े हैं, क्या है, सारे बिज़नेस का वाइंड अप पूरा लीगल तरीके से करोगे। सो उसके भी प्रोविज़न्स देखो लिखा है ना, प्रोविज़न्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसॉल्यूशन करना मतलब समाप्ति करनी, फर्म का क्लोज़र करना, ठीक है? सो ये सब चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है और मैं तो मानती हूँ कि भई रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप होता है। दैट इज़ एक्चुअली वेरी एडवाइजेबल फॉर ऑल द पार्टनर्स, और कभी भी इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो केस में आप कोर्ट में केस फाइल आउट कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है?
सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती है और इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर सीखोगे। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट जो है अकाउंट्स का, वो पूरा का पूरा पार्टनरशिप है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर नंबर 3 जो आएगा आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 3 या 4 आई थिंक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। फिर आ जाता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ऐसे डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनर। आई थिंक टोटल 7 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में अकाउंट्स के 12th स्टैंडर्ड में। तो अभी देखना आपके जैसे फॉर एग्जांपल प्रीतम, साक्षी ये लोग यही कर रहे होंगे, रिटायरमेंट, एडमिशन, अकाउंट्स में, समझे? तो ये पूरा प्रैक्टिकल करते हैं वो लोग। 12th में आप सीखोगे हर चीज़ अकाउंटिंग वे से पूरा का पूरा। सो इस वजह से मैं हमेशा 11th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप डीड करवाती ही हूँ, ऑलवेज़। मैं बोलती हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको बेस समझना पड़ेगा। देखो, अभी देखो ये नाम अभी पढ़ रहे हो आप, तो आपको 12th स्टैंडर्ड में अननोन जैसी चीज़ें नहीं लगेगी। आप नोन रहोगे ये काम से कि हाँ, हम लोग ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कि हाँ, ऐसे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रैक्टिकली सीखोगे 12th में, ठीक है? सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पार्टनरशिप डीड क्लियर सबको? कोई भी पॉइंट में कोई आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। एनीवन? 19 पॉइंट्स है हाँ। वैसे तो डिलीटेड टॉपिक हो चुका है आपका ये वाला, बट देन आल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय एंगल। मेरी तरफ से तो ये इम्पोर्टेंट रहता ही है हमेशा। ठीक है? ओके।